नमस्कार। मंगल भाव 24 के इस पेज पे आज एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शन्नु श्रीवास्तव आज फिर से एक नया और ज्वलंत मुद्दा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो हर परिवार के लिए एक चिंता का विषय है। हर माता पिता आज इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं और चाहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा सलूशन मिले, कुछ ऐसा रास्ता निकले जिससे उनके लिए इस समस्या का समाधान हो सके। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत बदल चुकी है। हम तकनीकों पर आधारित हो चुके हैं। हमारी उम्र के लोग तो अभी भी फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, घरों में काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो हमारा युवा वर्ग है और जो आज के छोटे बच्चे हैं, उनका फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज डे बाय डे बहुत कम होता चला जा रहा है। इसका बहुत बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, क्योंकि शरीर एक मशीन है। मशीन अगर चलेगी नहीं तो उसमें जंग लगने लगती है। मशीन को चलना चाहिए, शरीर को घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, लेकिन इसका अभाव हमारे युवा वर्ग के जीवन में थोड़ा कम होता चला जा रहा है। इसमें उनकी ऐसी कोई गलती नहीं है, उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई है, उनका जॉब शेड्यूल ऐसा है कुछ कि जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि हम उनकी लाइफ स्टाइल को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उनके लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समय की मांग है, लेकिन हम उनके जॉब के साथ साथ उनके लाइफ स्टाइल को कुछ बैलेंस कर सकते हैं, जिससे उनके लाइफ में उनके स्वास्थ्य पर कुछ बुरा असर न पड़े। इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज मैंने अपने मंच पे बुलाया है लाइफ एंड वेलनेस कोच संजीव पांडे जी को, जो कि बच्चों को, आज के युवा वर्ग को ये समझाएंगे कि किस तरह से वो अपने जॉब के साथ साथ अपने हेल्थ के साथ जस्टिस करें, क्योंकि अगर जॉब जरूरी है तो उससे कहीं ज़्यादा जरूरी हमें हमारा स्वास्थ्य है। तो आज मैं आमंत्रित करती हूँ अपने मंच पर संजीव पांडे जी को। नमस्कार सर। नमस्कार। आज एक बार फिर से आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। संजीव पांडे जी हमारे दर्शकों ने पहले भी देखा होगा, मैंने इनको अपने मंच पर आमंत्रित किया था। इनके विचार बहुत अच्छी तरह हमारे दर्शकों ने सुने थे और एक वेलनेस कोच होने के कारण इस मुद्दे पर सर के विचार निश्चित रूप से बहुत लाभप्रद होंगे, ये सोचकर मैंने आज इस मुद्दे पर इनको यहाँ पर आमंत्रित किया है। संजीव पांडे सर सिविल सर्विसेज से रिटायर हो चुके हैं और अब ये पिछले 15 सालों से लाइफ एंड वेलनेस कोच का काम कर रहे हैं। देश के जाने माने लाइफ एंड वेलनेस कोच हैं और ये बहुत जगहों पर अपना योगदान इस फील्ड में दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यू दिल्ली के इनके क्लाइंट हैं। डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग UTCS दिल्ली भी इनके क्लाइंट हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल जैसे बहुत सी जगहों पर इनका काम चलता है। ये लोगों को काउंसल करते हैं। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को ये मेंटर के रूप में काम करते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पे सर अपना योगदान दे रहे हैं। लोग इनकी बातों को सुनते हैं, लाइफ में उसको अपनाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। आज हमारे मंच पे सर आए हैं और ये उन युवाओं को कुछ ऐसे मंत्र देंगे, कुछ ऐसे सलाह देंगे जिससे वो अपने जॉब के साथ साथ अपने लाइफ को भी बैलेंस कर सकें। जो छोटी छोटी उम्र में समस्याएं बच्चों को हो रही हैं, उनसे वो कैसे बच सकें, आज इस बारे में ही मैं सर से बात करूंगी। तो सर एक बार फिर से आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि जो आज के युवा वर्ग की लाइफ स्टाइल बदल गई है, वो तो हमारे समय की डिमांड है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। कहते हैं कि बच्चों की या युवाओं की लाइफ स्टाइल बहुत गलत हो गई है। तो गलत लाइफ स्टाइल का अर्थ क्या है आज के संदर्भ में? हमारे संदर्भ में तो कुछ और था, देर से उठना और एक्सरसाइज न करना, कुछ इस तरह ही हमारे समय में सबसे अधिक तो देर में उठना ही हमारी लाइफ स्टाइल को बोलता था कि बहुत गलत है, बहुत देर में सो के उठते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में गलत लाइफ स्टाइल क्या है,
जिसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ रहा है। देखिए, गलत लाइफस्टाइल को चाहे वो हमारे समय में हो या किसी और समय में हो, जो गलत है वो गलत है। देर से उठना तब भी श्रेयस्कर नहीं माना जाता था और आज भी नहीं है, क्योंकि जो समय है रात का वो सोने के लिए, आपके जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, आपका जो शरीर होता है, वो उन पलों में, उन घड़ियों में कुछ खास तरह का काम करता है। आपके शरीर को जो डैमेज हुआ हुआ होता है सेल्स को, वो ठीक करता है। आपकी पाचन क्रिया को जो आराम मिलना चाहिए, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको आराम मिलना चाहिए, वो सब जरूरी है। तो लाइफस्टाइल तो सही देखिए वही है, बट जैसा आपने बोला कि आजकल का जो जीवन जीने की शैली है वो चेंज हो चुकी है, उसको हम बदल नहीं सकते। क्योंकि जो बच्चे सपोज आईटी इंडस्ट्री में हैं और वो अमेरिकन या यूरोपियन क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं, तो वो रात को उनका जगना लाजमी सा हो जाता है। तो एक बैलेंस क्रिएट करने की आवश्यकता हो जाती है कि अच्छा लाइफस्टाइल, सही समय पे सोना, सही समय पे खाना, वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो शरीर के लिए प्रकृति के अनुसार शाश्वत है। तो उस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि चूंकि जीवन शैली ऐसी है, जीवन यापन का तरीका, जिस तरीके से हमें अपना पेट भरना है, लाइवलीहुड है, तो उसके हिसाब से वो करना पड़ेगा। तो एक बैलेंस बनाने की बात है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो वीकेंड पे, नॉर्मली सैटरडे संडे छुट्टी होती है, एटलीस्ट उसमें हम एक प्रॉपर डे बिता सकते हैं। उस समय जरूरी नहीं है कि रात को 2 बजे 3 बजे तक जगना जरूरी है। एटलीस्ट उन 2 दिनों में जो बॉडी है वो रिकूप कर पाए, रिजुविनेट हो पाए, थोड़ा ठीक हो पाए। सेकेंडली, जो एक जो एक्सरसाइज का अभाव है आज की डेट में, जो आईटी इंडस्ट्री में खास तौर पे मैंने ये देखा, क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जिनके बच्चे आईटी इंडस्ट्री में हैं, तो शरीर के प्रति बड़े लापरवाह होने का सा एक आजकल वो हो गया है कि एक तो खाना खाने का जो तरीका है वो सही नहीं होता, जिस तरह का हम खाना खा रहे हैं उसके बारे में ज्ञान नहीं लेते बच्चे कि क्या खाना हमारे लिए अच्छा है। तो जैसे एक तरह की डाइट को बोला जाता है हाईली पैलेटेबल फूड। अब ये हाईली पैलेटेबल फूड क्या है? जो आप स्विगी जोमेटो से मंगाते हो ना, वो सारा हाईली पैलेटेबल फूड में आता है, यानी हाई कार्ब, हाई फैट, हाई शुगर, ये हाईली पैलेटेबल है। हाई कार्ब का मतलब क्या है कि आप मैदा खा रहे हैं और शुगर उसमें आएगी आएगी, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शुगर हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो जो शुगर हमें घर में दिखती है वो डले, इनडायरेक्ट रूप में शुगर डलती है। फैट आता है, वो फैट बहुत ही गंदी क्वालिटी का फैट होता है, नॉर्मली ट्रांस फैट होता है, जो हार्ट के लिए बड़ा गंदा माना जाता है। तो ये हाईली पैलेटेबल है। इसका हाईली पैलेटेबल का बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है शन्नो जी, कि हाईली पैलेटेबल फूड इतना टेस्टी होता है कि हमारा जो पैलेट है ना, पैलेट को बड़ा भाता है वो। और फिर साथ में, जैसे एक वो कहावत है ना हिंदी में कि पैसा पैसे को खींचता है, इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिगेट्स मनी, वैसे ही कार्ब एंड शुगर बिगेट कार्ब एंड शुगर। अगर आप कार्ब और शुगर खाते हैं तो आपकी बॉडी कार्ब एंड शुगर ज्यादा डिमांड करती है। तो ये एक तरह की एडिक्शन होती है। आप खुद देखिएगा, आप 3 दिन गंदा खाना खा लीजिए, चौथे दिन ना ऐसे अंदर से आवाज आती है कि यार पिज्जा ही खा लूं, बर्गर खा लूं। ये चीज आप अगर हेल्दी खाना खाते हैं तो नहीं होता। तो थोड़ा सा यहाँ पर जगने की जरूरत होती है कि लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफस्टाइल में कितना हम उसको थोड़ा थोड़े एडजस्ट कर सके। एक्सरसाइजेस को भी एडजस्ट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है। क्योंकि जो आप सुबह 8-9 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक या मे बी इवन लेटर तक काम कर रहे हैं, तो अब आप ये कहो यार मैं कहाँ 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालूं, कहाँ आधा घंटा वॉक के लिए निकालूं। तो बीच में तरीके पैदा करने पड़ते हैं। वो हम, जैसे मैं जो वेलनेस प्रोग्राम करता हूँ, उससे सिखाता हूँ ये चीजें कि भाई कैसे आप, क्योंकि बैठे रह के भी कुछ एक्सरसाइज की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बैठ के एक्सरसाइज नहीं हो सकती, सिर्फ यहाँ पर अवेयरनेस की आवश्यकता है। तो थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस लाया जाए और फिर लाइफस्टाइल कुछ मॉडिफाई की जा सकती है टुवर्ड्स हेल्दी। जी, बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात कही आपने। जो ये स्विगी जोमेटो का ज़माना आ गया है, उसके जी आगे बच्चों को घर का खाना बिल्कुल बेकार लगता है। वो जो सिंपल दाल सब्जी रोटी वाला खाना है वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है। तो ये स्विगी जोमेटो जो है वो खाना ही नहीं लाता है, बल्कि साथ में बीमारियां भी घर के अंदर ला रहा है।
तो ये युवा वर्ग को कैसे इन चीज़ों से हम हटाएं, उन्हें ये कैसे समझाएं कि घर का खाना चलो ठीक है, महीने में एक दिन, महीने में 2 दिन वो खा लो, लेकिन ये घर में खाना परस कई बार ऐसा होता है, खाना में घर में खाना परोस दिया जाता है, अरे ये क्या बना है, चलो मैं कुछ और मंगा लेता हूँ, ये बच्चों का हो चुका है। तो ये इनके स्वास्थ्य पे, जहाँ लोग कहते हैं कि तेल ऑयल जो है वो एक बार बन गया, उसमें कुछ पूड़ी छन गई, पकौड़ी बन गई, उस ऑयल को दोबारा ना खाया जाए। घर में माँ इतना कॉन्शियस होके कुक करती है कि उस ऑयल को दोबारा यूज न किया जाए। और बाहर से वो ऑयल किस तरह का यूज हो रहा है ये ना हम जान रहे हैं ना बच्चे जान रहे हैं, पर उसको खा रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो बच्चों को या युवा वर्ग को इस बात को नोट करना चाहिए कि बाहर के खाने को ऑकेजनली बना लें, महीने में एक बार, महीने में 2 बार खाएं, ताकि बॉडी थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे सके, उस खाने को डाइजेस्ट करने की शक्ति क्रिएट कर सके। जो अभी बात आपने की सर, जॉब शेड्यूल बच्चों का ऐसा है कि उन्हें रात में देर तक जगना है, तो उस नींद को कवर करने के लिए वो सुबह देर तक सोते हैं। बीच में एक्सरसाइज का या फिजिकल मूवमेंट का उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते। मान लो अगर रात में 12 बजे तक जॉब किया, सुबह 8 बजे तक सो रहे हैं, तो 1 घंटे दो उनको किस तरह से हम एक्सरसाइज के लिए प्रेशर डाल सकते हैं उनको, या उनके माइंड में इस बात को सेट कैसे कर सकते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। वो जो चेयर पे बैठ के काम करते हैं, और पहले ऑफिस जाना होता था तो चलो उस बहाने थोड़ा सा चलते थे। अब ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आने के बाद जो थोड़ा बहुत चलना होता तो वो भी नहीं होता है। तो सुबह बेड से उठे, टेबल चेयर पे बैठ गए, टेबल चेयर से उठे और बेड पे लेट गए, ये उनकी दिनचर्या हो गई है। तो उनके दिमाग में ये बात कैसे बिठाई जाए, क्योंकि बच्चों का जो है कि पेरेंट्स की बात ना मानना, उनके लिए ऐसा लगता है पेरेंट्स तो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, वो जैसे हर बात बोल रहे हैं कि कमरा साफ रखो और टाइम पे खाना खा लो, टाइम पे नहा लो, उसी तरह से वो ये भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज कर लो। तो जरूरी नहीं पेरेंट्स की बात वो माने ही माने। आप एज अ लाइफ कोच कुछ तरीका बताइए सर कि बच्चों को ये हम समझा सकें कि फिजिकल मूवमेंट बहुत जरूरी है आपके हेल्दी रहने के लिए। देखिए, तो बिल्कुल सत्य है कि बस पेरेंट्स की बात समझ में नहीं आती। ठीक है, पेरेंट्स की बात समझ में नहीं आती। वो जब बच्चा टीनेज में आता है उसके बाद से वो जो स्पीकर होता है ना, वो ऐसे रिसीव नहीं करता है। तो वो तो फैक्ट है। अब 2 तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि अगर बच्चा जिस समय छोटा होता है, तो जब जिस समय वो 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का है, उस समय से हम बच्चे को थोड़ा-थोड़ा कंडीशन कर सकते हैं। अगर हम उस स्टेज के बच्चों की बात कर रहे हैं पहले, कि अगर माँ-बाप घर में एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो घर में बच्चे देखते हैं कि मेरी माँ आधा घंटा योगा करती हैं या वॉक पे जाती हैं, फादर जो हैं वो कुछ एक्सरसाइज करते हैं या कुछ खेलते हैं, तो एक ऑटोमेटिकली जो बच्चा होता है उसके सिस्टम में वो छोटा मोटा स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज करने की जो भावना होती है वो अपने आप इंटीग्रेट हो जाती है। तो दैट इज वन वे, एंड दैट इज अ वेरी गुड वे इन द सेंस कि बच्चे को बच्चा जो होता है ना, वो भाषण से ज्यादा देख के सीखता है। तो अगर घर में ये वातावरण हो जाता है किसी तरह, आप अगर पेरेंट्स थोड़ा सा सजग रहें जब बच्चा छोटा है उस समय से, और खुद इन चीजों को करते रहें, साथ में बच्चों को ले लें। अगर आप नीचे सोसाइटी में खेलने जा रहे हैं, बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, तो चलो आज बैडमिंटन खेलते हैं, यानी किसी तरह बच्चे को इन्वॉल्व करें। तो दिस इज वन वे जहां से बच्चे की शुरुआत हो सकती है, और उसके सिस्टम में ये हल्के फुल्के एक्सरसाइज या ज्यादा एक्सरसाइज, जॉगिंग वॉगिंग जो भी कुछ है वो इंटीग्रेट हो सकती है। और फिर अगर कुछ समय तक ये हो जाता है तो जो आपका शरीर होता है ना, उसको आदत पड़ जाती है। तो हाँ, वहां से आवाज आनी शुरू हो जाती है कि चलो वॉक करेंगे, चलो दौड़ेंगे, चलो खेलेंगे, व्हाटएवर। अब दूसरा प्रश्न, दूसरी चीज ये आती है कि जहां पर ये नहीं किया और अब बच्चे बड़े हो गए, तो आमतौर पे जैसे आपने खुद ही बोला कि पेरेंट्स तो बोलते रहते हैं, तो वो तो बोलते रहते हैं, तो वो बच्चे नहीं सुनते हैं। अगर घर में आपके कोई ऐसे
मित्र हैं जिनका बच्चों से थोड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है। जैसे कई घरों में जो आपके मित्र हैं, आपका कोई भाई है, आपका कोई बच्चों का मामा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, या कोई और आपके अच्छे घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं, जो दे कैन एक्ट एज मेंटोर। बच्चों के अगर कोई मेंटोर, तो बच्चे उन लोगों की बातें सुन लेते हैं। तो उनके माध्यम से ये चीज थोड़ी 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 समझाई जा सकती है कि भाई शरीर है, जैसे हम कार में ट्रेवल करते हैं ना, तो आप अपनी कार को वेल सर्विस रखते हैं, उसके टायरों में अच्छी ठीक से हवा भर के रखते हैं, टाइमली सर्विस कराते हैं, ऑयल वगैरह ठीक रखते हैं। वैसे ही ये जो शरीर है, इसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसको भी ठीक रखना जरूरी है। अब रह गई बात, आपने बोला जो इतना रात को 12 बजे सोएंगे, 8 बजे उठेंगे, फिर दोबारा से दिन सुबह की दिनचर्या शुरू हो जाती है। फिर एक बेसिक सी चीज होती है कि हर व्यक्ति जो होता है वो एस्केपिस्ट होता है, कोई आदमी मेहनत नहीं करना चाहता ज्यादा। हम सभी आराम पसंद लोग हैं, कामचोर लोग हैं। जो आदत है हमारी कि अगर किसी तरह बिना काम करे, बिना मेहनत करे काम चल जाए तो अच्छा है। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है। तो इसका तरीका ये है कि आप जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो अगर आप कोई भी, चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस जाके काम कर रहे हैं कुर्सी पे, ऐसा नहीं होता है कि हम 8 घंटे लगातार काम करते हैं। तो बीच में ब्रेक भी होता है, बीच में आप कुछ लैपटॉप पे आपने काम किया तो कुछ टाइम आप खाली बैठते हैं। उस समय छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आप ये वाला जो एरिया है, इसको आप इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, उससे ये वाला जो एरिया है आपका, कंधा, पीछे के बैक का पोर्शन, ये यहाँ की शोल्डर मसल्स, ये नेक की मसल्स, ये मूवमेंट में रहती हैं। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरी वाइफ क्या करती है आजकल, मेरी वाइफ क्योंकि एक्सरसाइज रूटीन में करना उसके लिए थोड़ा सा वो रहता है, जद्दोजहद का रहता है, तो उसने क्या बनाया, बाथरूम में ब्रश कर रहे हैं। अब हम नॉर्मली बाथरूम में ब्रश जब कर रहे होते हैं तो आराम से खड़े होके करते हैं। नाउ व्हाट शी डिड, वो क्या करती है कि बीच में एक पांव पे खड़ी हो जाती है। अब जब आप 50 क्रॉस करते हैं ना, तो आपको अपने शरीर की, पैरों की खास तौर पे, मसल्स पे ज्यादा काम करना होता है, बैलेंसिंग पे ज्यादा काम करना होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप 65-70 के होते हैं तो आपने कई जगह सुना होगा, लोग गिर गए, गिर के कोई कूल्हे की हड्डी टूट गई या कहीं की हड्डी टूट गई, तो उसको जुड़ने में बहुत समय लग जाता है। क्यों गिर जाते हैं हम लोग? क्योंकि बैलेंसिंग नहीं आती। बैलेंसिंग वाली जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, नीचे से उठना नहीं आता हमें। तो छोटी छोटी एक्सरसाइज हम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो मैं बात कर रहा हूं 50 साल से ऊपर, लेकिन यही चीज यंगस्टर्स भी कर सकते हैं। बहुत 2 मिनट के लिए उठे, 10 पुशअप्स कर लिए, तो ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्क्वाट कर लिया, तो ये छोटी छोटी, जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा मिलेगा तो आप एक्सरसाइज करेंगे। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में एक्सरसाइज हो सकती है। शरीर उतने में ही काफी खुश हो जाता है मेंटेनेंस के हिसाब से, या छोटी छोटी मसल बिल्डिंग के हिसाब से। तो एक ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि कैसे हम अपनी शरीर को मूवमेंट में रखें और हेल्दी रखें। तो ये जो मैंने कहा कि जैसे कोई अगर मेंटोर है तो उसकी बात ज्यादा समझ में आती है, कभी कभार माँ बाप की बात भी समझ में आती है, तो इसलिए माँ बाप को प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहने के बजाय बच्चा देख के ज्यादा अच्छे से सीख पाता है। तो थोड़ा सा एक वो जो प्रत्यक्ष उनके सामने अगर आपको एग्जाम्पल पेश करते हैं, वो ज्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है। तो वहां से भी होता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपकी बात सुन के, और लकली ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इससे ही रिलेटेड था कि जो आपने कहा कि एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा बीच में करते रहना चाहिए बच्चों को, इस युवाओं को। तो कई बार हमारी आदत क्या होती है कि जब तक हमारे पीछे कोई ना पड़े किसी काम के लिए, या कुछ करने के पीछे किसी तरह का इकोनॉमिकली अगर हमें किसी तरह का प्रॉफिट होता है तो लोग बहुत जल्दी से करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है कि ऑफिस की ओर से, जो खास करके जो ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं, वो ये एक टास्क दे दें, ये जैसे अप्रेजल होता है उस समय, अगर दिन भर में आप 10 मिनट की वीडियो अपने एक्सरसाइज की बना करके अपलोड करिए,
अगर इस तरह की, क्योंकि ये तो सबको पता है कि इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा है हेल्थ के ऊपर। जो छोटी छोटी उम्र में बीमारियां हो रही हैं, जिन बीमारियों का कभी बच्चों ने नाम भी नहीं सुना होगा, जो 40-50 साल के बाद होती थी, वो बीमारियां आज 15 साल 20 साल की उम्र में हो रही हैं। या जो 25 साल 26 साल के होने के बाद युवा जॉब करना शुरू कर देते हैं, उनको हो रही है। तो अगर ऑफिस की ओर से ये टास्क दे दिया जाए, ये उनके डेली रूटीन में ये इंक्लूड कर दिया जाए कि आप दिन में 10 मिनट एक्सरसाइज करके उसकी वीडियो जरूर डालिए, तो ये, क्या आपको क्या लगता है, ऐसा ऑफिसेज को सोचना चाहिए? क्योंकि अगर आप अपने आपके एम्प्लॉयज़ के लिए के हेल्थ के बारे में भी सोचना, ये ऑफिस का कर्तव्य होता है। उनकी जिम्मेदारी है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो अगर इस तरह का कोई टास्क वो शुरू करें तो 100% वो तो करेंगे ही करेंगे उनके एम्प्लॉय। तो इससे उनके स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है सर, क्या इस तरह की शुरुआत करवाई जानी चाहिए? हमें किसी तरह से ये बात उठानी चाहिए? ये बहुत अच्छा सजेशन है जो आपने बोला है। अगर ये अगर ऑफिसेज वाले शुरू कर दें, वैसे तो देखिए बहुत सारे ऑफिसेज में, अगर हम कोविड से पहले की बात देखें, जिस समय एक प्रॉपर काम करने का था, तो बहुत सारे ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं इस छोटी छोटी ना एक्सरसाइज का, ऐसे जिम बना हुआ है या टेबल टेनिस खेलने की जगह है, तो थोड़ा इस टाइप की चीजें होती हैं। कॉर्पोरेट, अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं। लेकिन ये जो आपने ये वाली चीज बोली, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हैज बिकम ए रियलिटी, और 100% ना भी हो तो भी हाइब्रिड मॉडल चल रहा है आजकल। अब जैसे कि हफ्ते में 2 या 3 दिन जाना है, 2 या 3 दिन घर से काम करना है। तो ये बहुत ही अच्छा आपका उपयोगी सजेशन है कि 10 मिनट की वीडियो डाली जाए। तो ये अगर कॉर्पोरेट सेक्टर वाले इस चीज को सुन रहे हों, या कहीं इनको ये सजेशन भेजा जा सके, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका, और ये आपके अप्रेजल का एक पार्ट बन जाए। जैसे मैं कुछ कॉर्पोरेट्स में, जैसे मैं जिनको कईयों को ट्रेनिंग देता हूं, तो उसमें कई लोगों ने मुझे बताया है कि वहां पर उनका फोर्टनाइटली वेट चेकअप होता है। ऑफिस में एक बंदा आएगा जो लोगों का वेट चेक करके वो रिकॉर्ड में जाता है, उनके फीड होता है कंप्यूटर में। तो एक इस तरह का की मॉनिटरिंग तो कई जगह है कि आप ओवरवेट ना हो जाएं। ओवरवेट होते ही वहां रेड फ्लैगिंग हो जाती है। अगर आपका एक जो भी आपका वेट होना चाहिए, एक्सेप्टेबल वेट, ढंग का अच्छा वाला वेट, उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो रेड फ्लैगिंग होती है। देन द मैसेज स्टार्ट्स कमिंग टू यू कि भाई वेट रिड्यूस करिए, वेट रिड्यूस करिए। तो ऐसा कई जगह है। लेकिन केवल वेट रिडक्शन इज नॉट द इशू, क्योंकि ये जो हम लोग आजकल वैसे भी जो ये कि ये वेट को लेके जो थोड़ा हम लोग मैनियक टाइप के हो गए ना, हम ज्यादा वेट के पीछे पड़ गए कि वेट कम, वेट कम, वेट कम। हमें वेट कम इज नॉट द पॉइंट। जैसे मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं अपने प्रोग्राम में कि आप वेलनेस पे फोकस करिए। आपके भीतर से फील आना चाहिए कि मेरा जो पूरा सिस्टम है अच्छा चल रहा है। वेट इज ए बाई प्रोडक्ट। वेट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा। आपका लाइफ में जो जी बैलेंस होता है, यानी बैलेंस क्या है, आपके शरीर को किसकी जरूरत है? आपके शरीर की जरूरत है न्यूट्रिशन की। अच्छा खाना खाना, अच्छे से पानी पीना, क्योंकि पानी पीना बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं। मैं जिनको कोच करता हूं लोगों को, उनको मुझे बीच बीच में रेड फ्लैगिंग करनी पड़ती है, पानी बढ़ाइए, पानी बढ़ाइए। क्योंकि मैं देखता हूं कि अच्छे भले लोग 1-1.5 लीटर पानी पी रहे हैं दिन में, कम है। और बिना पानी पिए आपके शरीर में ऊर्जा बनती ही नहीं है। पूरी उसका एक मैकेनिज्म है कि आपके जो सेल्स हैं, जहां पर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बर्न होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया में, तो अगर हाइड्रेशन सही नहीं होगा तो उसकी बर्निंग ही प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि सेल जो है वो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। सेल इतने अच्छे से काम करेगा ही नहीं। आपने अच्छा खाना खा लिया, लेकिन जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर बर्निंग होगी नहीं। तो पानी बहुत जरूरी है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, अच्छी ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नहीं होगी आपके शरीर में प्रॉपर तो भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि सेल्स में अगेन ऑक्सीजन ही बर्न होनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने वाली होती हैं। अगर आप इन चीजों को ख्याल में रखते हैं और एक बैलेंस बना के चलते हैं, तो वेट इज नेवर ए प्रॉब्लम। आपका जो शरीर है कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमारे वहां वेट, वैसे भी जिस वेट को हम आजकल फॉलो कर रहे हैं वो वेस्टर्न वेट है। अगर अमेरिकन वेट को हम इंडियन बॉडी पे लगाते हैं तो वो सही नहीं है। इंडियन बॉडी, एशियन बॉडी को अलग ढंग से देखना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम्स भी अलग हैं।
हमारे वहाँ डायबिटीज ज्यादा होती है, कार्डियक प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं उस सोसाइटी के मुकाबले। वो जेनेटिक है, रेशियल है। आप मतलब रेशियल को रेशियल वाले अंदाज से ना लें, क्योंकि हम एक अलग तरह की मिट्टी से बने हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं, तो हम वो वाले प्रिंसिपल्स नहीं लगा सकते, हमें वो वाली डाइट भी नहीं लगती है। हमारा जो खाना है वो भी डिफरेंट है। आज की डेट में बहुत सारे हम वो जो विदेशी फूड है ना, उसको सुपर फूड मान के या उसको एक फैंसी फूड मान के हम लोग उसको इंटीग्रेट करने में लगे हुए हैं। आप उस फूड को खा के बड़े हुए ही नहीं हो। आपके शरीर जिस चीज से बना है ना, आपको वही फूड सूट करेगा। हाँ, छोटा मोटा कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं होता। जैसे आप कह रहे थे ना कि महीने में 1-2 बार खा लो बाहर, समोसा खा लो बाहर। वो मैं तो जोकिंगली बोलता हूँ कि वो मोबिल ऑयल में तला हुआ समोसा होता है, क्योंकि वो तेल जो है वो इतनी बारी गर्म होता है, कोई हलवाई तेल नहीं फेंकता। वो रात को रख देगा, अगले दिन सुबह उसी में ऐड कर देता है और वो उसी तेल में चलता रहता है। पता नहीं कितने दिन का तेल है, तो मैं उसको जोकिंगली मोबिल ऑयल बोलता हूँ कि मोबिल ऑयल के समोसे हैं ये। तो कभी कभार मोबिल ऑयल के समोसे खा लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभार। तो ये सब चीजें छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अगर हम बैलेंसिंग करते हैं, वेट इज नेवर ए प्रॉब्लम। हमें न्यूट्रिशन देखना चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ देखनी चाहिए, हमें अपनी नींद देखनी चाहिए। ये सारे छोटी 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 चीजें हैं जिससे आप हेल्दी रहते हैं। हेल्थ बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। सर आप बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, कोच करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मुझे लगता है अब रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद लग रहा होगा कि कारपोरेट ऑफिसेज में आप इस बात को ज़रूर उठाइए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें, उनके लिए कुछ ऐसा बेनिफिट दें जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज करें। क्योंकि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ ऑफिसेज की जिम्मेदारी है। उनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये एक्सरसाइज करें, फिजिकल मूवमेंट करें और अपने हेल्थ पर ध्यान दें, ताकि किसी तरह का खामियाजा उनको भुगतना न पड़े। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है शन्नु जी। हाँ, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, इस तरह की चीज़ें जो पहले होती थी 40-50, या पहले तो होती ही नहीं थी, 80-80 साल 85 साल के लोग बिल्कुल हेल्दी हुआ करते थे। धीरे धीरे वो आ गया कि 50-60 की एज में होता था। लेकिन आज जब हम सुनते हैं कि किसी 20 साल के लड़के को अटैक पड़ गया, किसी 20 साल के लड़के का लीवर खराब हो गया, मोटापा और आंखों की रोशनी कम होना, ये तो बहुत छोटी चीज बात मानी जाती है। ये बिल्कुल ही किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि ये इतनी कम उम्र में इन चीज़ों से बचने के लिए युवा वर्ग को किन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका लीवर, उनका कोलेस्ट्रॉल, ऐसी जो डेंजरस चीज़ें हैं वो ना उनको उसका सामना करना पड़े, इन चीज़ों से वो कैसे बच सकें? देखिए जो मेन कारण है वो तो खाने से संबंधित है कि किस तरह का आप खाना खा रहे हैं। और वो प्राइमरी चीज है कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल कोई खराब चीज नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। अगर हम पिछले 40 साल में देखें तो हम काफी बुद्धू बने हैं एक खास तरह की लॉबी से, जिसने हमें खूब सारा रिफाइंड ऑयल खिलाया है। तो वो हार्ट के लिए अच्छा, और वो पता नहीं क्या क्या एडवर्टीजमेंट का जमाना है ना, तो बड़े अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट बना के बेचे गए हैं, बहुत बुद्धू बनाया गया है। क्योंकि जो ये रिफाइंड ऑयल हैं वो बहुत हार्मफुल हैं। उसको वो बड़ा हेल्दी पूफा करके बेचा जाता है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा खराब नहीं है, पूफा में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूफा गर्म करते ही प्रॉब्लम है। और हमारी जो कुकिंग है वो सारी हीट बेस्ड है। हम लोग तो इंडियन अच्छे से पका के खाते हैं। अब ऑलिव ऑयल है, सपोज आप आजकल जैसे बहुत लोगों को ऑलिव ऑयल का चस्का रहता है कि ऑलिव ऑयल खाना है, ऑलिव ऑयल खाना है। ऑलिव ऑयल खाइए, लेकिन रॉ खाइए। ऑलिव ऑयल हमारा जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कुकिंग मीडियम है उसमें ऑलिव ऑयल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। हमारे में ऑलिव्स होते ही नहीं थे भाई। ठीक है, हमारे बाप दादा ने कभी ऑलिव ऑयल नहीं खाया, हमने बचपन में कभी ऑलिव ऑयल नहीं खाया है। तो वो जो पकेगा जब ऑलिव ऑयल, तो गड़बड़ करेगा। कोई भी तेल, चाहे वो हम सनफ्लावर ऑयल ले लें, इवन सरसों का तेल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जैसे आप ही कह रही थी ना कि वो तलने के बाद
तो हमें फेंकना होता है, क्योंकि ये जो ऑयल है, ये वाले जो ऑयल है, ये गर्म करते ही, जब आप इसको ज्यादा हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं, इनका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। दैट बिकम्स बैड फॉर योर हार्ट, यानी कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो खाने के ऊपर आपको जो खाना खाना है, होल सीड ऑयल्स का खाना खाइए, देसी घी का खाना खाइए। देसी घी बहुत अच्छी चीज है, देसी घी को बहुत बदनाम किया गया, और आज की डेट में अब वेस्ट में देसी घी चल रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज में हमें जानकारी लेनी चाहिए। जब हम आज की डेट में पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी को डील करना सीख जाते हैं, हम बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा समय न्यूट्रिशन को समझने के लिए लगा लीजिए। तो एक तो ये हमारे उसमें रहना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। शुगर का जो आपने डायबिटीज की बात की, डायबिटीज स्ट्रेस रिलेटेड भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे कार्डियक डिजीजेज, डायबिटीज, थायराइड, मतलब जिनको भी हम आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीजेज बोल रहे हैं, उसमें स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो स्ट्रेस को हमें समझ नहीं आता है कि हम स्ट्रेस में हैं। अब स्ट्रेस को बड़ा केयरफुली समझने की आवश्यकता है। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि कल मेरी प्रेजेंटेशन है ऑफिस में तो इसका मुझे स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस है, ये तो बहुत टेम्परेरी सा स्ट्रेस है। प्रेजेंटेशन पूरी हो गई, चलिए रात भर मैं परेशान रहा, रात भर स्ट्रेस में रहा, प्रेजेंटेशन हो गई, स्ट्रेस जीरो हो गया, खत्म हो गया। ये स्ट्रेस में प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेस में प्रॉब्लम तब है शन्नो जी, अगर, जिसको मैं बोलता हूं एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस। एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस क्या है कि जो हम रेस में लगे हुए हैं ना, कि उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, उसने घर बना लिया 30 साल की उम्र में तो मेरे पास 28 साल की उम्र में मेरा घर होना चाहिए। ये जो रेस है, ये जो स्ट्रेस पैदा करती है, या अपने को दूसरे से सुपीरियर प्रूव करने की चाह, ये जो रेस है, ये रेस को समझना जरूरी है और इस रेस से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि इससे जो स्ट्रेस पैदा होता है, ये बड़ा गंदा स्ट्रेस पैदा होता है। और बहुत सारी डिजीजेस स्ट्रेस के कारण एक केमिकल डिस्चार्ज होता है बॉडी में, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। आपकी किडनी के ऊपर छोटी छोटी वो होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, उससे कॉर्टिसोल डिस्चार्ज होता है। तो वो कॉर्टिसोल जो है, वो आपके जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस आप नाम लेंगे, उन सभी लाइफस्टाइल डिजीजेस के पीछे एक मेजर कारक होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि स्ट्रेस फ्री जीवन बिता पाएं। कहना आसान है, लेकिन इसका सबसे पहले बोध होना आवश्यक है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हम ये कहें कि आज की डेट में स्ट्रेस बहुत है, ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉर्मल है, ये नहीं है। कोई भी चीज अगर मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं, हम उसको नॉर्मल कह देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। नॉर्मल और सही में फर्क है। नॉर्मल तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। तो कोई भी चीज मेजॉरिटी से सही प्रूव नहीं होती है। मेजॉरिटी तो सिर्फ इलेक्शन से होते हैं, आज हो गए, रिजल्ट आ गया आपके वहां, तो वो सब इलेक्शंस तक मेजॉरिटी चलती है, लेकिन मेजॉरिटी का मतलब कोई सही चीज नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर सब लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दैट इज नॉट डन। तो इसलिए क्या है कि जो डायबिटीज है खाने के ऊपर, अच्छा, लोगों को एक और वो रहता है भ्रम कि मीठा खाने से डायबिटीज होती है। जरूरी नहीं है। आप कार्ब कितना खा रहे हैं, रोटी चावल कितना खा रहे हैं, रोटी चावल भी इनडायरेक्ट शुगर है, तो किस प्रोपोर्शन में खा रहे हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा एक मैं लोगों को देखता हूं कि जो लोग फैट से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या बॉडी को फिट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, भाई मुझे मेरी रोटी में घी मत लगाना। ये एक बहुत ही कॉमन है हमारे वहां। अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनली आप देखेंगे, जब चावल बनता था तो माँ जो होती थी ना, उसमें एक चम्मच घी डालती थी। रोटी के ऊपर घी लगाने का या मक्खन लगाने का क्यों सिस्टम बना? वो आपका फैट बढ़ाने के लिए नहीं था। आपका जो फैट है, वो फैट खाने के कारण फैट बढ़ा हुआ नहीं है। लोग फैट खा रहे हैं लेकिन वेट बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड वेरी लेस फिजिकल वर्क। तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया वो बर्न तो हुआ ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, वो पूरा बर्न हुआ ही नहीं, तो लिवर ने उसको कन्वर्ट करके फैट के रूप में स्टोर कर दिया, तो वो भी शुगर है। तो ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें समझने वाली हैं। अच्छा फैट खाएंगे तो एचडीएल बेटर हो जाता है। आप नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना शुरू कर दीजिए,
देसी घी, अच्छी क्वालिटी का देसी घी लेना शुरू कर दीजिए, एचडीएल इंप्रूव हो जाता है। एचडीएल मतलब जो इसको हम नॉर्मली गुड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं, ऐसा गुड और बैड वाला नहीं होता है, बट स्टिल हम उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो एचडीएल इंप्रूव हो जाता है अगर आपकी फैट खाने की क्वालिटी बेटर हो जाती है, और एचडीएल लो हो जाएगा, एलडीएल बढ़ जाएगा अगर आपने ज्यादा गंदे कार्ब खा लिए या गंदी क्वालिटी का, जिसको मैं शुरू में बोल रहा था ना, हाईली पैलेटेबल फूड, वो वाले फूड से, तो एलडीएल बढ़ जाएगा, एलडीएल नुकसान करेगा आपका। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, न्यूट्रिशन को समझने की आवश्यकता है। जब हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, इतना समय हम चीजों पे लगाते हैं, तो अच्छे सोर्स से, ये इंस्टाग्राम या सोशल, ये जो हम फेसबुक से या जो सोशल मीडिया से है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें चीजें गलत आती हैं, बट आप खुद उसको चेक करिए रिलायबल सोर्सेज से, क्योंकि आज की डेट में इंफॉर्मेशन, एक्सेस इंफॉर्मेशन है, और एक्सेस इंफॉर्मेशन में जो गलत की संभावना बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज आप तक पहुंचे उसको चेक करिए, ऑथेंटिक साइट्स हैं तो उनको पढ़िए। किस तरह के, जैसे छोटी सी चीज है कि अगर जो हम ये एलमंड्स वगैरह खाते हैं, बादाम खाते हैं, वॉलनट खाते हैं, ठीक है, अब ये सूखे नहीं खाने चाहिए। एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं आपको, काजू, बादाम, अखरोट भिगा के खाएं। अब सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि ये जो बीज हैं, ये इनके अंदर नेचर ने जो, क्योंकि जिन वृक्षों से हमने लिए, ये हमारे खाने के लिए नहीं बनाए थे उन्होंने, ये उनकी प्रोजेनी है, उनके वंश चलाने के जुगाड़ थे। आप खा रहे हैं वो अलग बात है। तो उसके अंदर ऑलरेडी सिस्टम ऐसे बने होते हैं, उनको एंटी न्यूट्रिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो वो इस तरह से होता है कि आप में जब आप खाएंगे सूखे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होते, उसके जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते। फाइटिक एसिड होता है, फाइटेट्स में कन्वर्ट करके उसको वो रोक देता है, तो एब्जॉर्प्शन को। भिगाने से वो डिफेंसेस डाउन हो जाते हैं। और अगर हम योग के सेंस में देखें तो भिगाते ही, हर बीज में भिगाते ही प्राणों का आविर्भाव होना शुरू हो जाता है। यानी बीज के अंदर का जो उसका एक डीएनए है, उसका एक जो जेनेटिक कोड है, उसके पास मैसेज जाता है कि अब मुझे मेरे जो प्रस्फुटन का टाइम आ रहा है, मेरा इट इज टाइम टू जर्मिनेट। तो नॉट ओनली केमिकली जो उसके वो डिफेंसेस डाउन हो रहे हैं, उसमें प्राण आ रहे हैं। तो जो प्राण आ रहे हैं वो आपके लिए, आपके प्राण को बढ़ाते हैं। और हमारा जो पूरा का पूरा जो खाने का सिस्टम है, ब्रेथ का सिस्टम है, वो अपने प्राणों को रिकूप करने का है। जो हमारा प्राणों का क्षय हो रहा है हर पल, जो हमारी एनर्जी एक्सपेंस हो रही है, वो उसको वापस करने का तरीका है न्यूट्रिशन, या इवन ब्रीदिंग, अच्छी ब्रीदिंग की हम बात कर रहे थे। तो इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। अगर हम ये करते हैं तो मैं जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो हमारे पास नहीं आती हैं, या एटलीस्ट देर में आती हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये जो ड्राई फ्रूट्स लोग घूम के खाते रहते हैं, आजकल ये भी एक फैशन सा हो गया है कि लंच बॉक्स में ड्राई फ्रूट्स लेके ऑफिस में जाना और काम करते करते उसको ऐसे ही खाते जाना। तो अब मैं लोगों को बताऊंगी कि हाँ, ये ड्राई फ्रूट्स खाना है तो भिंगा के ही खाना है, लंच बॉक्स में ड्राई ले जा करके खाना वो हार्मफुल है। सर, अगर चूंकि ये डिजीजेज जो है फिजिकल एक्सरसाइज कम होने की वजह से ही हो रहा है, और युवा वर्ग का सबसे कम फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है, तो आजकल मोस्टली देखा जाता है कि बच्चों के कोलेस्ट्रॉल, बच्चों ही कहूंगी, 18 साल 20 साल के लड़के लड़कियों के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए आ रहे हैं, या उनको शुगर हो जा रहा है इतने कम एज में। तो क्या दवाओं के अलावा, क्या इस एज में दवाओं को पे जा करके इन चीज़ों को कम करना की कोशिश करनी चाहिए, या दवाओं के अलावा भी कुछ रास्ते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल घटाया जा सके, शुगर को कंट्रोल किया जा सके, या उनके लिवर पे किसी तरह का बैड इफेक्ट ना पड़ रहा हो? दवाओं के अलावा वो क्या ऐसा करें जी इन चीज़ों से, अगर या पहले तो बचें, और अगर खुदा न खास्ता हो गई है प्रॉब्लम तो उनको कैसे रिड्यूस करें? इसके बारे में आप अपनी कुछ राय दीजिए। ओके, देखिए, अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो आपको दवा लेनी पड़ती है, उसमें रिस्क नहीं ले सकते। जैसे एक सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ, हम लोग एक वो कराते हैं ना, जैसे नॉर्मली सभी लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल में आपका वो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह वगैरह आता है। तो एक सिंपल सा रेशियो है, उस रेशियो को अगर आप समझ लें तो खुद अपने डायग्नोसिस किया जा सकता है। एक रेशियो होता है ट्राइग्लिसराइड बाय एचडीएल का रेशियो।
एचडीएल माने गुड कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड जो एक तरह का एक फैट होता है जो ब्लड में ट्रेवल करता है। तो जो ट्राइग्लिसराइड की रीडिंग है उससे आप एचडीएल को भाग दे दीजिए। आइडियली वो 2 या 2 से नीचे होना चाहिए आइडियली। यानी अगर ट्राइग्लिसराइड आपके सपोज 80 आ रहे हैं, और अगर आदमियों के लिए जो कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल है उसको 40 से ऊपर होना चाहिए, और लेडीज के लिए 50 से ऊपर होना चाहिए, जो एक डिजायर्ड माना जाता है। तो अगर हम एक मेल की बात कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड टोटल से 90 है और उसका जो एचडीएल है वो 40 है, तो ये 2 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, वो सही है। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड वर्सेस एचडीएल का रेशियो 5 से ऊपर चला जाता है, 5 पे 4 से 6 के बीच में घंटी बज जानी चाहिए, और अगर 6 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर आप डेंजर जोन में आ जाते हैं। तो ये रेशियो है छोटा सा। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, और खुद अपनी जब आप ब्लड रिपोर्ट अपनी टेस्टिंग कराते हैं उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। लिवर की रीडिंग्स आती हैं, या जैसे शुगर है, अगर आपका HbA1c जो है अगर आपका नॉर्मल रेंज से बाहर है, 5.6 5.7 से ऊपर चला गया है, तो कोई आफत नहीं। अगर 6 6.5 भी है तब भी कोई आफत नहीं आ गई है, कोई आपको दवाई की आवश्यकता नहीं है, 7 तक भी दवाई की आवश्यकता नहीं है। बट मेन चीज है कि क्या आप लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस करने को तैयार हैं। जो डायबिटीज क्या है, अगर आप डायबिटीज को समझे तो जिसको हम ये जो कह रहे हैं HbA1c टेस्ट, ये क्या 3 महीने में आपके ब्लड में अगर एक्सेस शुगर ट्रेवल करती रही है तो वो उसको डिपेक्ट करता है। अब एक्सेस शुगर का मतलब क्या है कि आपने जो खाना खाया है वो आपने बर्न नहीं किया, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो बर्न नहीं हो रहा है। बर्न नहीं होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कई लोग एक्सरसाइज भी करते हैं तब भी शुगर बढ़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो। तो फिर लिवर की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए काम करना पड़ेगा, दवाई से नहीं। दवाई से नहीं, लिवर की फंक्शनिंग के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे अगर आप अपनी लिवर को हेल्दी बनाना है, सपोज किसी का, जैसे आजकल फैटी लिवर भी बहुत कॉमन है, बच्चों के फैटी लिवर होने शुरू हो गए हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक चले जाते हैं बच्चों के फैटी लिवर। तो फैटी लिवर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है सही नहीं है, आप खाना खा रहे हैं वो आप प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर रहे हैं। तो लिवर उस खाने को फैट के रूप में कन्वर्ट करके अपने पास रख रहा है, या आपके जो पेट वाला एरिया है, कूल्हे वाला एरिया है, या जहां भी एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं जिनको हम, वहां पर वो फैट जमा करना शुरू कर देता है। उसको कहीं ना कहीं तो संग्रह करना ही है, और फिर चूंकि अपने आसपास होता है फिर वही और ऑर्गन्स के आसपास होना शुरू हो जाता है, उसको हम विसरल फैट बोलते हैं। विसरल फैट डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो ये हो जाता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पेनक्रियास है, लिवर है, किडनी है, इवन आते हैं हार्ट है, उसके आसपास अगर फैट इकट्ठा हो जाएगा तो सोचिए ना कि अगर कोई अंग है, उसने अपना काम करना है और हमने उसको ऐसे करके फैट से जकड़ दिया, तो वो कैसे अपना काम करेगा? मैं ही अपने हाथ को पकड़ लूं, बोलूं कि चलो अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग लिखो, कैसे लिखूंगा मैं? तो वैसे ही उस फैट को कम करना जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी इंटर रिलेटेड हैं। तो लिवर की फंक्शनिंग से डायबिटीज भी रिलेटेड है, कार्डियक एंगल भी रिलेटेड है। ये ऐसा नहीं है कि शरीर जो है ना एक कंप्लीट सिस्टम है, ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग लिंक्ड है। अगर आपका शुगर हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेनक्रियाटिक फंक्शन आपका वीक हो रहा है। तो ये इन सब चीजों को ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और छोटे छोटे, जिसको मैं अपनी कोचिंग में टोटके बोलता हूं, कि छोटे छोटे टोटके करने पड़ते हैं। टोटका कोई मतलब वो टोना टोटका वाला नहीं है ये, कि लेकिन जैसे लिवर के लिए बहुत अच्छी चीज है ब्लैक कॉफी। तो अगर आप लिवर को ठीक करना है, सपोज आपको लगता है कि आपका लिवर स्लगिश हो रहा है, या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फैटी लिवर आ रहा है आपका, तो ब्लैक कॉफी पीना शुरू करिए। दिन में कम से कम 1 नहीं तो डिजायरेबली 2 ब्लैक कॉफी पीजिए। ब्लैक कॉफी मतलब ब्लैक कॉफी, दूध नहीं है, ब्लैक कॉफी ब्लैक ही रहनी है, और चीनी भी नहीं डलनी है। तो शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुश्किलें तो सहनी पड़ती हैं अगर अच्छी हेल्थ चाहिए। या एप्पल खाना शुरू करिए, एप्पल में पेक्टिन होता है विच इज वेरी गुड फॉर योर लिवर। तो एप्पल खाना शुरू करिए, 1 एप्पल खाइए, 2 एप्पल खाइए, ठीक है? 2 एप्पल एक साथ मत खाइए, लेकिन दिन के 2 एप्पल खा लीजिए,
क्योंकि अगर ज्यादा एप्पल खाओगे तो फिर वही अगेन फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ज्यादा फ्रक्टोज एक बारी में खाएंगे तो हर चीज को समझना और बैलेंस से करने की जरूरत है। सेम वे जो अगर हम एलडीएल की बात करते हैं, एलडीएल बढ़ जाता है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है तो उसमें एक्सरसाइज बढ़ाइए। अगर आपको एलडीएल कम करना है तो आपको थोड़ी सी मसल पे काम करना पड़ेगा। आपकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करती हैं, तो अगर आपने मसल्स अपनी थोड़ी सी बेटर कर ली तो आपका जो बॉडी में जो आप खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना है। जो आप रोटी चावल खाते हैं, चीनी तो साथ में डायरेक्ट ग्लूकोज ही हो गया। फ्रूट्स में भी आपका वो एक काइंड ऑफ ए ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह वो उसी ढंग से जाता है। गुड़ होता है, सुक्रोज ज्यादा होता है उसमें। तो ये सारी चीजें जो हैं अल्टीमेटली ग्लूकोज के फॉर्म में ही आपकी बॉडी मेटाबोलाइज करेगी। तो अगर आपकी मसल्स अच्छी होंगी तो काफी सारा ग्लूकोज आपकी मसल्स में चला जाएगा, मतलब बर्न कर लेगा आपकी मसल, तो मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो शरीर जो ब्लड में ग्लूकोज तैर रहा है, जो शुगर तैर रही है आपकी, वो कम हो जाएगी। इसी तरह से जो वसा है, यानी जो फैट आपका जो ट्रेवल कर रहा है, ये आपका कम हो जाएगा। क्योंकि जिस समय शुगर कम हो जाती है बॉडी में, तो क्योंकि बॉडी को तो कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए, तो लिवर जो फैट होता है उसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो सेल्स में बर्न हो जाता है। तो फैट बर्निंग भी सेल्स में होती है इनडायरेक्टली। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें समझने वाली हैं। छोटे छोटे टोटके हैं। दवाइयां बाद में, क्योंकि दवाइयां खाने, मैं दवाइयों का अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन दवाई लास्ट रिसोर्ट है। क्योंकि दवाई खा लिया आपने, दवाई से अगर आपने सपोज अपने ट्राइग्लिसराइड नीचे कर लिए या एलडीएल नीचे कर लिया या शुगर नीचे कर लिया, तो आपके पास इंसेंटिव खत्म हो जाएगा मेहनत करने का, लाइफस्टाइल चेंज करने का। तो दवाई बिल्कुल आखिर में, दवाई से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन दवाई बिल्कुल आखिर में। उससे पहले लाइफस्टाइल से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। लाइफस्टाइल चेंज करने से हम लोग मैं जब लोगों के साथ काम करता हूं तो मैं तो 11-12 जो HbA1c की रीडिंग, 11-12 रीडिंग को हाफ पे हम ले आते हैं विदाउट मेडिसिन। ब्लड रिपोर्ट चेंज हो जाती है, लिवर की रीडिंग्स चेंज हो जाती हैं, एलडीएल एचडीएल इंप्रूव हो जाते हैं। सारा लाइफस्टाइल से होता है। 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने में ब्लड रिपोर्ट। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि जो लोग के साथ काम करता हूँ शुरू में ब्लड रिपोर्ट कराता हूँ उनकी, और अगर किसी को कुछ और प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराते हैं, और 6 महीने बाद दोबारा कराते हैं। तो बिल्कुल रीडिंग चेंज होती है, क्योंकि सिर्फ लाइफस्टाइल से चेंज करने का मजा है। जी, आपकी बात सुन के तो मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ। और मैं चाहूँगी आपसे, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है हमारे दर्शकों में से, तो किस तरह से कांटेक्ट करें? आप अपना नंबर, और अगर आप अलाउ करें तो मैं ये मंगल भाव के मंच पे डाल दूं आपका नंबर। क्योंकि हो सकता है कि आज की बातें सुन के बहुत सारे लोग चाहते हों कि आपसे जुड़ें, आपसे कोचिंग लें, आपके साथ जुड़ के अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें दवाओं के बिना। तो अगर मैं आपकी इजाज़त हो तो मैं इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है कि मेरा नंबर कोई सीक्रेट नहीं है। आप बिल्कुल जहां देना वहां दीजिए, जहां डालना वहां डालिए। हाँ सर, मैं ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत यूजुअल सी प्रॉब्लम आजकल है। कम एज में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, लिवर पे इफेक्ट होना, शुगर का हो जाना। तो दवाओं पे इतने कम उम्र में, चलो 50-60 के बाद या 40-50 तक भी दवाओं का लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर 20-30 की उम्र में दवाओं पे जाना हो तो उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि आपसे कांटेक्ट करके लोग अगर फ़ायदा उठाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। सर, आपने ब्लैक कॉफ़ी की बात कही कि ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए, लेकिन ग्रीन टी की बात नहीं की आपने, जबकि आजकल ग्रीन टी बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो क्या ग्रीन टी सिर्फ फैशन की ही चीज़ है, या सचमुच उसका भी कुछ असर होता है? और दूसरा, गर्म पानी, पता नहीं मेरी जानकारी सही है या गलत है, मैंने सुना है जापान में, चाइना में लोग गर्म पानी पीते हैं खाना खाने के बाद। उनकी जो चाइनीज़ फूड तो खा लेते हैं, वो चाउमीन और पिज्ज़ा बर्गर, ये देखा देखी खा तो रहे हैं। उनकी जो बुरी आदत उनके लिए सही है, हमारे यहाँ इन्हीं चीज़ों से बैड इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इसमें स्टिकी चीज़ें ज़्यादा है, बटर है और चीज़ है, ये सारी चीज़ें। तो गर्म पानी, वो ये खाने के बाद वो गर्म पानी पी लेते हैं, आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद गर्म पानी पीते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हम खा तो ले रहे हैं पिज्ज़ा बर्गर, लेकिन उसके बाद गर्म पानी नहीं पी रहे हैं। तो क्या गर्म पानी पीना भी कहीं हमारे डिजीज को रिड्यूस करता है? और क्या ग्रीन टी पीना चाय और कॉफ़ी पीने के बजाय ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने जब प्रश्न पूछा था ग्रीन टी के बारे में तो जवाब भी खुद ही दे दिया था कि क्या ये फैशन की चीज है। तो ज्यादा फैशन की चीज है ग्रीन टी।
फायदेमंद है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी में से मुझे चूज करना होगा तो मैं ब्लैक कॉफी को चूज करूंगा। ग्रीन टी ठीक है, अच्छी बात है। इवन अगर आप, जिसको हम अपनी इंडियन टी बोलते हैं ना, जो हम ब्लैक टी पीते हैं, अगर आप ब्लैक टी भी पीते हैं वो भी बहुत फायदेमंद है। ब्लैक टी का मतलब फिर अगेन ब्लैक टी, नो मिल्क नो शुगर। तो किसी भी तरह की जो चाय है वो सिस्टम के लिए अच्छी है। खाने के साथ देखिए, ये जो अगेन जिन जिन संस्कृतियों की या जिन लोगों की आपने बात करी, उनका बॉडी टाइप बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम चाइनीज की बात करते हैं, जापानीज की बात करते हैं, अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकली बात करें तो दे बिलोंग टू ए डिफरेंट रेस। तो उनका जो बॉडी टाइप है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हम लोगों का बॉडी टाइप बहुत फर्क है। तो सेम प्रिंसिपल्स नहीं लगते हैं, पहली चीज। तो जो वो कर रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो करने की बात नहीं बनती, किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने की बात नहीं बनती। दूसरी चीज कि जो आपने बोला गर्म पानी की बात, गर्म पानी चाइनीज वाली बात नहीं है। अगर आप आयुर्वेद को पढ़ते हैं, अगर आप जो चरक संहिता में, मैंने थोड़ा बहुत आयुर्वेद पढ़ा, मैंने एक कोर्स किया था, तो बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इसको थोड़ा सा समझिए। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक उसमें एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है आम। तो आम बनता है, आम जब बहुत ज्यादा बनना शुरू होता है तो शरीर में व्याधियां आती हैं, बीमारियां आती हैं। तो आम को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा खाना खाएंगे दैट इज वन थिंग, तो आम कम बनेगा, लेकिन आम को खत्म करने का इकलौता तरीका है गर्म पानी। गर्म पानी, तो अगर आप गर्म पानी पी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये, जब जैसे मैं खुद गर्म पानी पीने वाला आदमी हूं, मेरे पिताजी गर्म पानी पीने वाले आदमी हैं, बहुत लोगों को ये कहते हैं कि गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती है। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं गर्म पानी पी तो लेंगे लेकिन प्यास बुझने का जो फील है वो नहीं होता। अब मे बी ना होता हो, मुझे तो मैं नहीं पता इस बात का, लेकिन मुझे ये कहा गया कि गर्म पानी से प्यास से नहीं बुझती है। तो अगर आपने गर्म पानी नहीं भी पीना है तो फिर रूम टेम्परेचर वाला पानी पीजिए, ठंडा पानी ना पिए। और जैसे आपने बोला ना कि वो नूडल्स खा लिए या पिज्जा बर्गर खा लिया, उसके साथ जो एक बड़ा जहर पीते हैं ना लोग, वो कोक जैसी चीजें हैं। पहले तो कोक या कोई भी इस तरह का कोल्ड ड्रिंक, एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ये पहले तो वैसे ही बहुत गड़बड़ वाली चीज है, हाई शुगर। अब ये देखिए पहले कि आप क्या खाना खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर नूडल्स, ये ऑलरेडी मैदा यानी हाई कार्ब, लेडन विद रॉन्ग काइंड ऑफ फैट, राइट, विद वेरी लेस वेजिटेबल यानी वेरी लेस फाइबर। उसके साथ आप पी रहे हैं एक गिलास, अगर एक गिलास भी अगर आप पीते हैं तो आपने ये समझ लीजिए कि साथ में 5-7 चम्मच चीनी और खा ली। यानी आप पहले कार्ब खा रहे हैं जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, उसके साथ आप डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर में शुगर खा रहे हैं। सोचिए आपकी बॉडी में जो इंसुलिन स्पाइक है, जो आपकी बॉडी में ऐसे जैसे आपने खाना खाया अगले आधे घंटे में जो शुगर बॉडी में रिलीज हुई है, उसको मैनेज करने के लिए कितना ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा पेनक्रियास को। तो आप यू आर असॉल्टिंग योर बॉडी, आप अपनी बॉडी पर अटैक कर रहे हो। और पेनक्रियास बेचारा कितने दिन काम करेगा, वो थकेगा। और पेनक्रियास केवल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, पेनक्रियास कई सारे केमिकल प्रोड्यूस करता है। पेनक्रियास लाइपेज प्रोड्यूस करता है जो फैट डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो पेनक्रियास कर रहा है। तो अगर आपने अपने पेनक्रियास के साथ अन्याय कर दिया ना, तो केवल शुगर तक बात खत्म नहीं होती, डायबिटीज तक बात खत्म नहीं होती है, आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इट गोज फॉर ए 6। तो ये जो चीज है ये समझने वाली है। तो गर्म पानी इज ए वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन अगेन आपने खुद ही बोला इस बात को कि खाना खाने के साथ नहीं, आपने बताया इस बात को ऑलरेडी, खाना खाने के एटलीस्ट आधा घंटे बाद, पौना घंटे बाद पानी पीजिए। वो पानी, खाने के साथ पानी आइडियली नहीं पीना चाहिए, अगर पीना भी पड़े तो एक आध छोटा सा घूंट ले लीजिए। कई बारी अटकता सा है कई बारी खाना, तो एक आध घूंट ले लीजिए, डजंट मैटर, बट खाने के साथ पानी नहीं पीना है। तो हेल्दी हैबिट्स अगर हम अपनी डेवलप कर लेते हैं, जैसे अगर आप चबाते हैं खाना, हम लोग बहुत बारी आजकल हम टीवी देखते हुए या कुछ सीरियल देखते हुए अपना खाना खा रहे होते हैं, तो शो के हिसाब से मुंह चल रहा होता है। कोई ज्यादा
वैसा सीन आ जाता है ना जिसमें एक्साइटमेंट होती है तो आदमी ऐसे ऐसे करके फटाफट निकल लेता है, तो ध्यान नहीं है। हम लोग प्रोग्राम में अपने हम लोग फूड मेडिटेशन कराते हैं कि खाना खाएंगे तो आंख बंद करके आपने कॉर डाला मुंह में और आंखें बंद कर लीजिए, अब आप खाइए, चबाइए उसको, चबाते रहिए चबाते रहिए, एक एक चीज फील करिए। अगर आपके जीरा आ रहा है तो जीरा फील होता है आपको, जीरे का दाना। तो जब आप ये पूरा करते हैं, ये आपका मुंह में डाइजेशन शुरू हो गया, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो मुंह में शुरू हो गई, क्योंकि जब सलाइवा मिल रहा है तो डाइजेशन शुरू हो गया आपका। तो हमें वहां से काम करना शुरू करना पड़ता है। तो थोड़ा सा एक हेल्दी हैबिट डेवलप करने की बात है, थोड़ा सा अपने भीतर यहाँ माइंड में अलार्म क्रिएट करने की बात है, या फोन पे अलार्म क्रिएट करने की बात है, सिस्टम बनाने की बात है। हेल्थ इंप्रूव की जा सकती है, लाइफस्टाइल चेंज करके मेजरली डिजीजेस को मैनेज किया जा सकता है। जी, बहुत अच्छी बात। इसके साथ ही एक जो कॉन्सेप्ट चल गया है सर, ऑनलाइन शॉपिंग का, क्योंकि मैं बार बार वहीं जा रही हूँ, हेल्थ को किस तरह से बचाया जाए आज के यूथ का। तो ये एक शॉपिंग पहले बहाना हुआ करता था घर से बाहर निकलने का। अब ये जो टेक्नोलॉजी है वो तो सारे बहाने खींच ले रही है, लोगों को घर के अंदर बिठाने के सारे उपाय निकाल रही है टेक्नोलॉजी। पहले ऑफिस जाने का बहाना खत्म किया उसने, घर बैठ के कर लो भाई, जॉब कर लो। एक शॉपिंग का बहाना था कि उसके लिए तो बाहर निकलनी है, चीनी लाना है, नमक लाना है, गेहूं लाना है, कुछ भी लाना है, घर से बाहर निकलना ही निकलना है। वो भी बहाना खींच लिया कि नहीं तुम घर बैठे रहो, मैं घर में पहुंचा दे। तो ये तो उनका बिजनेस है, उनका प्रॉफिट है, ऑनलाइन काम हो रहा है। और बच्चे, युवा, अब तो लेडीज भी सब घर बैठे ही शॉपिंग कर रही हैं और बाहर निकलने के ये बहाने खत्म हो गए। तो किस तरह से इन चीजों को क्या आप कहीं ये ना सोचें कि मैं क्या क्या सवाल आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन मेरा चूंकि मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे हमारे पास कुछ रास्ते निकले जिससे लोगों का हेल्थ बरकरार रहे, क्योंकि इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, ये बहुत पुरानी कही गई बात है। जी तो हेल्थ है तो हमारा सारा वेल्थ है, अदरवाइज सब कुछ बेकार है। तो लाखों करोड़ों कमा के हम क्या करेंगे जब हमारे पास हेल्थ ही नहीं होगी। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग को अवॉइड करने के, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करें कि वो जो आपके आसपास की दुकानें हैं वहां तक तो एटलीस्ट चल के जाओ, कुछ खरीद के लाओ। उससे एक फायदा ये भी तो होता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग में से फायदे और नुकसान दोनों ही है सर। अगर हमें 10 रुपए का कोई सामान खरीदना है तो मिनिमम चार्जेज के लिए हम 100 रुपीज का सामान मंगाते हैं, ये हमारा नुकसान है। अगर हम बाहर जाते हैं तो फायदा ये होता है कि अगर हमने एक चीज देखी ये लेना है, फिर हमें दूसरा भी याद आ जाता है कि अच्छा घर में ये भी नहीं है, या ये भी ला सकते, या आज मम्मी से ये फरमाइश करके हम ये बनवा सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग को अवॉइड करके अगर बाहर जाने का बच्चे किसी तरह से कोशिश करें या एक ये शुरुआत करें तो ये इनके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, घर के इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, और इकोनॉमिकली भी उसका बेनिफिट मिलेगा कि 10 के बजाय 100 का सामान नहीं मंगाएंगे। इसके लिए कुछ रास्ता आप बता सकते हैं सर? और अगर ये मेरे क्वेश्चन कुछ अलग सा लग रहा है तो आप प्लीज अवॉइड कर नहीं दीजिए, नहीं, ऐसा अलग कुछ नहीं नहीं। लगे। जी आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेती हैं, इसलिए डर लगता है आपसे कई बार। तो देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग ऐसा चीज है जो अब ये आइडिया आ चुका है, इसको वापस तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज खत्म होती है तो होता है भाई वो उससे ब्लिंकिट से मंगा लो, 10 मिनट में आ जाता है, पास में ही है, या अमेजोन फ्रेश है उससे मंगा लीजिए। तो ये तो है, मतलब इसको चेंज करना तो बहुत मुश्किल काम है। अलबत्ता अगेन मैं वही कहूंगा कि अगर बच्चों को बचपन से, जब वो छोटे होते हैं ना, उस समय से अगर हम हल्का सा कंडीशन कर सकें कि बाहर से जो हमारे जो आसपास वाले हमारे जो दुकानें हैं उनको प्रमोट करना ज़रूरी है। जो जैसे अब ऑनलाइन शॉपिंग में वो हैं, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं अमेजोन जैसी, वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक अलग ढंग से चल रहे हैं। तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, तो हम उसमें हल्का सा एक इकोनॉमिक या एक 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 ये कह सकते हैं सामाजिक सोशलिस्ट एंगल लगा सकते हैं कि जो छोटे बिजनेस है, हमारे घर के आसपास के जो लोग हैं, उनको प्रमोट करना आवश्यक है। इस एंगल से हम बच्चों को थोड़ा सा अवेयर बना सकते हैं कि अगर मैं अपने सामने जो सब्जी बेचता है मैं उससे सब्जी लेता हूं तो उसका घर
चलना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय अमेज़न के सीईओ के या जो भी और कंपनीज चला रही हैं, सब्जियां बेच रही हैं। तो मैं इस एंगल से सोच सकता हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को। जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उनका भी घर चल रहा है। तो एक पूरा अलग तरह का इकोसिस्टम है, उसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं। लेकिन मुझे लगता है कि भी मेरा जो सामने वाली मार्केट है, वहां पर जो हमारा स्टोर है, उससे अगर मैं, तो ये छोटा, अगर हम, जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय से, जैसे हम, अब दिल्ली है, गर्मियों में शाम को 7 बजे तक भी आदमी निकलने, लू में निकलने लायक नहीं रहता है। लेकिन अच्छे मौसम में, जैसे मैं ये खुद ये करता हूं कि मैं अच्छे मौसम में मैं वॉक करके जाता हूं। अगर मुझे कुछ भी लेना है तो मैं वॉक करके जाता हूं, लेकर आता हूं। तो यही चीज अगर हम अपने बच्चे को भी साथ में लेने की, चल आ जाओ थोड़ा वॉक करेंगे, सामान लेकर आएंगे, चाहे छोटा मोटा कुछ भी सामान लेना है घर का, तो एक थोड़ी सी हैबिट की बात होती है। हाँ, एक बारी अगर बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उनको वो करना, तो वो तो ये बोलेंगे, अरे मम्मी आप छोड़ो, आप पुराने टाइम की हो, वो छोड़ो, अभी ब्लिंकिट से आ जाएगा, आप खाम का दिमाग लगा रही हो। तो अच्छा, दूसरा क्या है, एक और चीज है कि जो मनी की अवेलेबिलिटी है ना, वो भी बढ़ गई है। तो जब पैसा होता है आदमी का, तो हम कंफर्ट थोड़ा ज्यादा प्रधान हो जाते हैं लोग, तो एक वो भी है। तो मेरे को लगता है कि हम, चूंकि आइडिया का तो हम वापस धकेल नहीं सकते, लेकिन हेल्थ के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को ये क्लियर करें कि भाई देखो, ये एक बहाना था जाने का, तो या तो आप घर में एक्सरसाइज कर लो, घर में चल लो। जैसे एक, मैंने घर में क्या अपना सिस्टम बना रखा है, जैसे मेरी कॉल्स होती हैं, जो जिन लोगों को मैं कोच करता हूं, तो टाइम फिक्स करके, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, वो कॉल करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं बैठा हुआ हूं चेयर में, फोन आया, मैंने कानों में लगाया, क्योंकि पहले तो एक ये भी है कि जो मोबाइल को बहुत देर तक ऐसे कान में लगा के नहीं सुनना चाहिए। वन, आप कानों में लगाइए ब्लूटूथ वाले, और मैं चलना शुरू कर देता हूं घर में। तो वॉक एंड टॉक, तो एक ये सिस्टम आप से कर सकते हैं कि जब भी फोन आए, डोंट सिट एंड टॉक, चलते रहिए, बात करते रहिए। तो उसमें कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई कार्डियो वॉक हो रही है, आपको कोई हार्ट की एक्सरसाइज हो रही है, वो नहीं होगी। घर के अंदर चलने में वो हार्ट रेट होता ही नहीं है कभी, बट स्टिल यू आर वॉकिंग। तो आपकी बॉडी मूव कर रही है, आपके लिम्स मूव कर रहे हैं, यू आर बर्निंग सम एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आप अदरवाइज कुर्सी पे बैठ के नहीं बर्न करते। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो छोटी छोटी हैबिट में ये वाले ट्वीक कर सकते हैं आप, कि फोन आए तो चल के फोन सुनिए, है ना, बीच में एक्सरसाइज कुछ करिए। लेकिन ये जो शॉपिंग वाली बात है, ये, इसका मेरे पास फ्रैंकली कोई जवाब नहीं है कि कैसे इसको रोका जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि हम इसको अब रोक सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है, रोक नहीं सकते क्योंकि हम खुद भी उसका फायदा उठा रहे हैं, तो रोक तो नहीं सकते हैं। बस मैं यही जानना चाहती थी कि कैसे बच्चों को घर से बाहर निकलने के लिए हम पुश कर सकते हैं। जी जी। सर, फिजिकल हेल्थ हमेशा मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर हम मेंटली फिट हैं तो फिजिकली प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आजकल पहले 30-40 साल की उम्र तक तो डिप्रेशन शब्द का कहीं नामो निशान था ही नहीं। पहले बड़े बुजुर्गों के पास भी नहीं था, बच्चों के लिए तो बहुत दूर की चीज है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे, 15-16 साल के लड़के लड़कियां, 20-25 साल के लड़के लड़कियां, इवन 60-70 साल के बुजुर्ग भी, सभी डिप्रेशन शब्द को बड़े अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं चुपके से ये डिप्रेशन प्रवेश कर रहा है। तो खास करके जो युवा वर्ग है, इनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ये चुपके चुपके जाके इसकी दवा भी लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं हैं। तो ये डिप्रेशन मेंटल प्रॉब्लम जो उनकी होती है, मेंटली जो परेशान होते हैं, या डिप्रेशन ही कह सकते हैं, ऐसी चीज़ों का उनके फिजिकल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या जो इनका कोलेस्ट्रॉल है, या इनके लीवर डिजीज है, या शुगर है, ये इन चीज़ों से भी अफेक्टेड होता है? इनके जो मेंटल प्रॉब्लम होती है, जो प्रेशर होता है, इसका असर इन चीज़ों पे पड़ता है क्या? देखिए, दो तीन चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी हमें। मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो आपकी बॉडी भी खुश नहीं रहती है। जो आपकी मेंटल स्टेट का आपकी फिजिकल स्टेट से डायरेक्ट लिंक होता है।
हमने बात की थी वो स्ट्रेस में जो कोर्टिसोल वगैरह पैदा होता है बॉडी में, वो लिंक्ड चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो आपके जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। भूख नहीं लगना, लो फील करना, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो है, लेकिन इसमें साथ में एक जो चीज बहुत समझने वाली है कि ये जो डिप्रेशन वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा मिसयूज होना शुरू हो गया है। डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है जो डायग्नोज की जाती है साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट द्वारा। आजकल मैं खुद बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो मुझे डिप्रेशन हो गया है, कहीं गए थे, डायग्नोज करवाया था, नहीं, मुझे पता है कि मुझे डिप्रेशन है। तो ये जो डिप्रेशन वर्ड का ओवर यूज या मिसयूज है, इसको जरा हाईलाइट करने की जरूरत है कि हर चीज डिप्रेशन नहीं है। मोमेंट्री सैडनेस डिप्रेशन नहीं है। मोमेंट्री का मतलब ये नहीं कि मैं एक मोमेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं 2 दिन लो रहता हूं, दैट डज नॉट मीन कि मैं डिप्रेस हो गया हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगी बीच में। जी जी। डिप्रेशन और सैडनेस के बीच क्या डिफरेंस है, अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा क्लियर करें तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा होगा। कि सही बात है, थोड़ा सा अगर किसी बात से सैड हैं या 2-4 दिन किसी काम में मन नहीं लगा तो हम मान लेते हैं कि ये डिप्रेशन है। तो इसके बीच जो एक छोटी सी लाइन है उसको आप क्लियर करिए तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। देखिए, डिप्रेशन जो साइकोलॉजिस्ट जो डिटरमिन करते हैं वो एक एक कंटिन्यूस स्टेट है, उसके कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे डिप्रेशन डायग्नोज किया जाता है। वेयर सैडनेस या मन नहीं लगना ये एक नेचुरल अवस्था है जीवन की। आप ये देखिए, जीवन हमेशा यूं नहीं जाता, हम हमेशा खुश, हमेशा इलेटेड नहीं रह सकते, वो अननेचुरल है। तो जीवन में जब आप कभी खुश रहते हैं तो कभी दुखी भी रहते हैं, वो नॉर्मल है। दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ माइंड। आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ये नॉर्मल है जीवन में, क्योंकि अगर आप डाउन में नहीं जाएंगे तो आपको जो अप वाले की वैल्यू समझ में नहीं आती है। तो ये एक नॉर्मल जीवन है, जो जिसको हम बोलते हैं कि वो साइंस में एक कर्व होता है, साइन कर्व बोलते हैं उसको। साइन कर्व यूं चलता है, वेव। तो जीवन साइन कर्व पे चलता है, तो कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। हमारा अब क्या हो गया है कि हम लोगों का एक तो पेशेंस लेवल बहुत ही छोटा हो गया है, हम में पेशेंस नहीं के बराबर है। अपने आप को डील ना कर पाना सबकी प्रॉब्लम हो गई कि हम अपने आप को डील नहीं कर पाते। अपने आप को डील करने का मतलब ये समझिए, कितने लोग हैं आप ये देखिए जो अकेले रह सकते हैं बिना किसी गैजेट के। हम अपने को झेल नहीं पाते हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए अपने को बिजी रखने के लिए। अपने आप से जो हमारा संपर्क था वो टूट गया है। तो हमें लगता है कि नहीं, अगर मेरा मन नहीं लग रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा उस लेखक ने कंसेप्ट दिया। उसने बोला, उसको बोलता है कि बोर्डम क्राइसिस। जैसे आप ये देखिए कि जब हम छोटे थे, अगर मैं 70s या 1970s 80s या इवन 90s की भी बात करूं, तो कितनी बारी हम लोग खाली बैठे रहते थे, ऐसे करके बैठे हुए हैं छत की मुंडेर पे, यूं करके 4 लोग ऐसे करके बैठे हुए, कोई बात नहीं कर रहा है, देख रहे हैं इधर उधर, देख रहे हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर किसी ने कुछ बात बोली, 2 सेंटेंस बोले, फिर चुप हो गए। बोर होना एक मस्तिष्क का एक एसेंशियल एलिमेंट है। खाली रहना मस्तिष्क का एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसके ऊपर जो रिसर्चेज हुई हैं, ये कहा गया है कि लेट 90s से बोर्डम क्राइसिस होनी शुरू हुई है, उसके कारण क्रिएटिविटी क्राइसिस हुई है। क्योंकि जब आदमी बोर होता था, बोर होने का मतलब कोई ऐसे नहीं कि पगला गए हम लोग, वो नहीं। जब आप बोर होने का मतलब है कि खाली हैं हम लोग, कुछ करने को नहीं है, दैट इज बोर्डम। तो जब आदमी का खाली होता था तो मस्तिष्क अलग ढंग से चलता था। आप इसको, मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को। आप सपोज आपने अपना पेन कहीं रखा या कोई किताब कहीं रखी, अब आपको याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहां रखी थी, कहां मैंने वो पेन रखा था, मुझे लेके जाना है लेकिन पेन मुझे याद नहीं आ रहा है। अब आप एकदम, आदमी ने उसमें बताया मैंने पेन रखा था, ढूंढना ढूंढना कि मेरा पेन मैंने वहां तो नहीं रखा। आप 2 4 5 7 जगह देखते हैं, नहीं मिलता। एकदम अजीब सा हो जाता है, यार मुझे लेके जाना था, नहीं मिलता है। और जितना आप याद करने की कोशिश करते हैं वो याद नहीं आता है। और फिर जब आप छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो यार, दूसरा लेके चले जाता हूं, ठीक है, आधे घंटे बाद ऐसे करके
खट से इमेज पॉप होती है, अरे यार वो तो वहां बाहर मैं जूते पहनने गया था, सूर्य के ऊपर रखा था कि अभी यहाँ लगाता हूं, वहीं रह गया। आपको फोटो दिख जाती है उसकी वहां रखे हुए, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो एडिटिक होती है बहुत ज्यादा, फोटोग्राफिक जिसको मेमोरी बोल देते हैं, हमें उसकी फोटो तक नजर आ जाती है। कैसे आती है? क्योंकि जब मस्तिष्क शांत हुआ तो वो वाली इंफॉर्मेशन पॉपअप हुई जो आपके मस्तिष्क को स्ट्रेन करने से नहीं आ रही थी ना। इस एनालॉजी से जो मैं क्रिएटिविटी क्राइसिस या बोर्डम क्राइसिस की बात कर रहा हूं, उसको समझने की जरूरत है कि हम अपने माइंड को आज की डेट में इतना खींच के रखते हैं कि परेशान। तो आपको जरूरी है कि बीच में लो होना, आपको दुखी रहने में, मन नहीं लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, बी देयर। कुछ टाइम बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। जीवन पूरा, वो कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तो जीवन लगातार बह रहा होता है नदी की तरह, एक सा नहीं रहता। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर डायग्नोज किया गया है डिप्रेशन तो उसका चाहे दवाइयां लेनी पड़े, चाहे काउंसलिंग लेनी पड़े, वो लेना चाहिए, उसमें कोई छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे वहाँ थोड़ा सा अभी इंडियन सोसाइटी में टैबू है इस चीज का कि हम लोग जो मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा साइड में रखते हैं या छिपाने की कोशिश करते हैं, वो सही नहीं है। हमें जैसे फिजिकल हेल्थ डाउन होती है वैसे मेंटल हेल्थ भी डाउन होती है, तो हम जैसे फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं वैसे ही मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। तो उसके लिए अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है तो बिल्कुल जाना चाहिए। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपको कोई पागलपन हो गया है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसका इलाज करना जरूरी है। उस समय अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो जाना चाहिए, बिना किसी स्टिग्मा के, बिना किसी टैबू के। भाई मुझे अगर सपोज मैं अभी लास्ट वीक वायरल मुझे हुआ था, अब मैं कोई ये दुनिया को छुपाऊंगा थोड़ी, अरे यार मुझे वायरल हो गया, कोई मैंने पाप थोड़ी कर दिया। तो अगर मुझे कोई दिक्कत हो गई है, मैं नहीं सोच पा रहा हूं अच्छे से, पॉजिटिव नहीं रह पा रहा हूं, मैं डिप्रेस हो रहा हूं या मुझे और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने कोई पाप थोड़ी कर दिया भाई। मन स्थिति है, जैसे शारीरिक स्थिति है वैसे मन स्थिति है। तो मन स्थिति नहीं चल रही मेरी ठीक, तो मुझे उसका इलाज करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना, अपने को अपबीट रखना। और आज की डेट में, आज ही मैं एक वर्कशॉप में था दिन में, तो मेरा एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग हैं ये कह सकते हैं कि मैं जीवन में खुश हूं, मुझे जीवन में कोई शिकायत नहीं है। 10% शनु जी हाथ उठते हैं। सब कुछ है लोगों के पास, धन है, सब कुछ है, पक्के मकान में है, कार में आते हैं, पक्की नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन खुश नहीं है। खुश रहने का जो मंत्र है वो सीखना ही नहीं चाहता कोई, क्योंकि जीवन को जो पकड़ है ना, जीवन में जो हमने वो कर रखा है कि बस ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो मरीचिका चलती रहती है, मिराज में घूम रहे हैं हम लोग। तो सुख तब आएगा, हेल्थ तब आएगी जब आप खुश रहना सीखेंगे। तो खुश रहने की कीमिया को, खुश रहने की जो टेक्निक को सीखिए। खुश रहेंगे तो हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है। बिल्कुल सही बात कही। और मैंने देखा है सर, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन की सारी खुशियों को किनारे रख देते हैं और एक प्रॉब्लम पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो प्रॉब्लम ही उन सारी खुशियों पे हावी हो जाती है और साथ साथ फिर उनके फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट डालने लगती है। तो ये इंसान का की बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि अपनी खुशियों को इग्नोर करके एक कमी, एक परेशानी पे बहुत ज़्यादा फोकस करके अपना नुकसान करते रहते हैं। सर आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी जानकारी भरी हैं कि वो इसकी कोई लिमिट ही नहीं हो रही ख़त्म होने की। आपके सेशन में एक सेंटेंस मुझे मैंने जब एक बार आपका सेशन किया था तो एक सेंटेंस मैंने आपसे पहले भी कई बार उस ट्रिपल आर की चर्चा की है कि आपका जो ट्रिपल आर का फार्मूला था वो बहुत कारगर है। तो एक पहले तो आप वो ट्रिपल आर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है, उसके बाद कुछ इसी तरह का एक फार्मूला या एक ऐसा हिट पॉइंट या एक ऐसा वो दीजिए जिससे कि आज के जो युवा हैं उसको सुने और जब भी आपका वो लाइन, वो पंच लाइन उनको याद आए तो सोचे हाँ इसको मुझे अपने लाइफ में कंटिन्यू करना है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप तो वो ट्रिपल आर एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि ये ट्रिपल आर क्या है और ट्रिपल आर से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया है सर और इसको मैंने अपने लाइफ में बिल्कुल लागू कर लिया है।
और दूसरा, यूथ के लिए अगर आप कुछ उनके फिजिकल हेल्थ के लिए कॉन्शियस करने के लिए अगर आप कुछ बताइए तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ये बड़ा कमाल की बात है कि आई थिंक जो सेशन शायद आपने अटेंड किया था उसको बहुत साल हो चुके हैं, मतलब मच बिफोर कोविड वो हुआ था सेशन, तो आपको ये बहुत बात साल हो याद गए हैं जी। तो वही मैं वही चाहती हूँ ना कि ऐसी ही कोई पंच लाइन, ऐसा ही कोई फॉर्मूला हो जो यूथ को ऐसी इस तरह से याद हो जाए कि वो कभी ना भूलें। उनको समझ में आया है कि हेल्थ इज वेल्थ, वो वेल्थ के पीछे ही ना भागे केवल, बल्कि अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करें। ऐसा ही कुछ मैं आज आपसे सुनना चाह रही हूँ सर। कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं, लेकिन anyway, पहले हम ट्रिपल आर वाली बात बोलते हैं। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है जो हम बोलते हैं, ये ट्रिपल आर विद आई हम लोग इसको बोलते हैं। ये एक एक्सप्रेस करने का तरीका है, कम्युनिकेशन टेक्निक है एक तरह की। इसको ये समझिए कि नॉर्मली क्या होता है, देखिए अगर हम किसी से, अगर हमें कोई बात कहनी है जो जिससे हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, कहीं हमारा अगर सपोज किसी से कोई बात पसंद नहीं आई है या कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से बात करने के बजाय तीसरे व्यक्ति से बात करते हैं कि देखो यार उसने ऐसा बोल दिया। तो इससे वो जो प्रॉब्लम होती है फर्दर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि वो जो तीसरा व्यक्ति है उसको एक्चुअल सिचुएशन का नहीं पता। फिर तीसरे व्यक्ति का हो सकता है कि जो जिस व्यक्ति से आपको शिकायत है उससे हो सकता है ऑलरेडी कुछ उसका चल रहा हो, तो वो फर्दर उसको कॉम्प्लिकेट कर सकता है। और इन एनी केस उस आदमी के ओपिनियन का इस प्रॉब्लम से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। तो पहला जो चीज होती है, अगर हमें कोई भी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है, अपनी कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, या किसी से बात क्लैरिटी लानी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, तो फर्स्ट जो होता है आर का मतलब है यहाँ पर राइट पर्सन। राइट पर्सन का मतलब है कि अगर मुझे आपसे कोई दिक्कत है तो मैं थर्ड आदमी से बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। अब यहां पर सेकंड आर आ जाता है कि अब मैं आपसे उस समय बात करूं जिस समय आप बहुत बिजी हैं ऑलरेडी, तो नेचुरली आप मेरी बात को ना ढंग से सुनेंगे ना वेलकम करेंगे, तो आप कहेंगे यार बाद में बात करना, मैं अभी बहुत बिजी हूं। और मैं ऑलरेडी एक मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए आया, तो मुझे लगेगा अजीब लोग हो यार, मैं यहां पर रिजॉल्व करने के लिए और आप मुझे ऐसे इतना तलखी से बात कर रहे हैं। तो वहां पर सेकंड आर आता है राइट टाइम। तो राइट टाइम का मतलब क्या है कि मैं आपसे पहले समय लूंगा कि भाई मुझे आपसे बात करनी है, कि जब भी आप खाली हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तो दैट इज राइट टाइम, सेकंड आर आ गया। फिर जब मैं आपके पास आता हूं तो थर्ड आर लेकर आता हूं, उसको हम बोलते हैं राइट मैनर। राइट मैनर का मतलब क्या है कि मुझे जब मैं बात को करूंगा तो मैं पास्ट नहीं उठाऊंगा कि आप हमेशा ऐसी बातें करते हो। जैसे अगर आप एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में देखेंगे ना, घरों में या इवन रिलेशनशिप्स में भी, तो हम लोग ये हमेशा वर्ड बहुत बारी यूज कर देते हैं कि आप ना हमेशा ऐसे बोलते हो। द मोमेंट वी ब्रिंग पास्ट, गड़बड़ हो गई, क्योंकि आप उस समय फिर उस जो प्रॉब्लम हुई थी केवल वहां पर अपने को सीमित नहीं कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं पास्ट इन्वॉल्व कर लिया। पास्ट इन्वॉल्व करेंगे तो सामने वाला आदमी हमेशा डिफेंसिव हो जाएगा, और फिर उसमें एक और गड़बड़ होती है। हम 10 साल पहले की चीज को याद रख के अपने प्रेजेंट के कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, जबकि 10 साल पहले वाला व्यक्ति वो नहीं है। आदमी चेंज होता है, आदमी बहुत सारी चीजें अपने अंदर पल पल में चेंज करता रहता है। हमें नहीं पता है कि वो आदमी कितना चेंज हो चुका है। अगर मैं पास से ऑपरेट करूंगा तो उसको नेचुरली ऑफेंडेड फील होगा, वो कि यार मैं वो आदमी हुई नहीं, अब आप मुझे पुरानी बात बता रहे हो, पुरानी बात के हिसाब से बात कर रहे हो। तो राइट मैनर का मतलब क्या है कि आप सही तरीके से बात करेंगे, यानी उसी अपनी बात को जो करंट इश्यू है उस पर लिमिट करके रखेंगे, तो वो राइट मैनर कहलाता है। फिर इसमें एक और जो आई है, वो आपने शनो जी नहीं बताया लेकिन मैं यहाँ ऐड कर देता हूं, उसको हम बोलते हैं विद आई। आई यहां पर आता है इंटेंशन। तो 3R विद आई इस फॉर्मूले का नाम हम बोलते हैं। आई का मतलब इंटेंशन क्या है। इंटेंशन क्या है, जब मैं आपसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आया हूं आपके पास, तो मेरी इंटेंशन क्या है। मेरी इंटेंशन आपको नीचा दिखाने की है, आपको ये जताने की है कि तुम बुद्धू हो, मैं तुमसे इंटेलिजेंट हूं, या मेरी इंटेंशन है कि भाई आपकी मित्रता मेरे लिए बड़ी कीमती है, मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता हूं क्योंकि आप मेरे लिए प्रिय हो, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको खोना नहीं चाहता। इंटेंशन कौन सी है। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इंटेंशन जो होती है वो बिना शब्दों के जाती है।
इंटेंशन इज एनर्जी, हर चीज एनर्जी है। आइंस्टाइन भी बोल के गए, योग भी बोल के गया, योग में भी हर चीज को एनर्जी के टर्म्स में समझा जाता है। तो हर चीज, आपकी जो विचार है ना, इंटेंशन जो है, दैट इज द एनर्जी विच रीचेज द अदर पर्सन बिफोर इवन यू स्पीक अ वर्ड। तो अगर मैं एक सही इंटेंशन से अप्रोच कर रहा हूं व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को वो पॉजिटिविटी पहले ही चली गई, तो उसका रिसेप्शन बेटर हो जाता है और उसका जो मुझसे डील करने का तरीका है वो बेटर हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली 3R विद आई कम्युनिकेशन टेक्निक टू रिजॉल्व एनीथिंग प्रोफेशनली एंड पर्सनली। तो ये एक वो चीज है। अब ज्यादा डिफिकल्ट वाला काम कि जो बच्चों को बोलने वाली बात है, कि मेन चीज मुझे लगता है कि पंच लाइन तो क्या, लेकिन इतना जरूर है कि जीवन केवल एक तलीय नहीं होता, यानी सिंगल डायमेंशनल नहीं होता है, बहुतलीय होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है जीवन। तो जीवन में हमेशा एक ओवरऑल बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। आप केवल पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है पैसा कमा लें अपनी हेल्थ की कीमत पे, अपनी रिलेशनशिप्स की कीमत पे, तो उस पैसे का कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। तो हर चीज में थोड़ा 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 एक बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। उसमें हेल्थ भी आ जाती है, उसमें आपके जो सोशल आपके रिलेशनशिप्स हैं वो आ जाती हैं, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स आ जाती हैं। तो उन एरियाज में बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। तो जीवन जो है, चूंकि बहुत सारे स्फीयर्स से मिलके बनता है, तो उन सभी स्फीयर्स में हमें थोड़ा 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 समय और ऊर्जा देनी होती है। तो अगर वो आप देते हैं तो आप एक बेटर लाइफ लीड कर पाते हैं अपने लिए भी, और अल्टीमेटली देखिए हम सब समाज का हिस्सा हैं, कल को हमसे आगे भी दुनिया आनी है। तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास के लोग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति लीडर भी है, हमें लगता है कि लीडर वो हैं जो वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं या जो और कहीं कुछ और चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति लीडर है। पहले आप अपने लिए लीडर हैं और फिर आप अपने घर में, अपने जो भी निकटतम समाज है उसमें लीडर हैं। तो आपको लोग देख रहे हैं, तो आप लीडर अपने लिए कैसे हैं कि आपके भीतर भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो फिजिकल सिस्टम्स हैं, चाहे वो इमोशनल साइकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, उनके आप लीडर हैं। वो अनेक हैं, अनेक का एक आप लीडर हैं। तो पहले तो उस सेंस में अपने को समझने की आवश्यकता है कि मैं खुद लीडर हूं अपना, तो मैं अपने लिए अच्छा से काम कर सकूं, हर तरह के स्फीयर के साथ न्याय कर सकूं। तो वो एक पहली लीडरशिप है। तो आप कहीं ऑफिस में कहीं लीडर, टीम लीड हैं या कहीं लीडर हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं है, वो तो बहुत ही छोटा सा लीडरशिप है। असली लीडरशिप आपकी अपनी है। तो पहला लीडरशिप वो, फिर आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं और आपको ये पता नहीं होता है कि आपसे कितने लोग सीख लेते हैं आपके बिना कहे, आपके बिना कहे। और हम चाहे अनचाहे बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहे होते हैं, अपने आचरण से भी, अपने जो आपका ओवरऑल इंटरेक्शन है दुनिया में, उससे आप बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता, हमें पता नहीं होता कि हम लोगों को प्रभावित कर रहे होते हैं, लेकिन प्रभावित कर रहे होते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। इस यूनिवर्स में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमने शरीर की बात बोली थी कि शरीर में हर अंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वैसे ही हर व्यक्ति दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये बात आज के समाज में बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि आज के समाज में तो हम जाति धर्म पता नहीं किन किन चीजों में बटे हुए हैं, लेकिन असली में अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है। आप सब इंटरकनेक्टेड है। तो वो जो इंटरकनेक्शन है, उस चीज को थोड़ा सा अगर आप समझें, तो आप अगर अपने ऊपर काम करते हैं तो आप चाहे अनचाहे में दूसरों की भी मदद कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो उस सेंस में भी जरूरी है कि अपना ख्याल रखना और अपनी जो भी शारीरिक और मानसिक जो अवस्थाएं हैं उसकी तरफ काम करते रहना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की आपकी बातों को सुन के, इस चर्चा को सुन के हमारे दर्शकों ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और बाद में जब इस वीडियो को देखेंगे तो वो छांट के अपने काम की चीज़ें ज़रूर निकालेंगे। किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो अपने हिसाब से अपने सॉल्यूशंस इस वीडियो को देख करके निकालेंगे।
और मैं आपका नंबर इस मंच पे ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि हमारे इसके जो फॉलोवर हैं, जो दर्शक हैं, उन्हें जब भी ज़रूरत लगे तो वो आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके अपने हेल्थ के बारे में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, आपसे कांटेक्ट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। आपका एक बार फिर से सर बहुत बहुत इसका शुक्रिया। चलो जी, अगर आप चाहें तो फोन नंबर मैं अनाउंस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपको ये कम्युनिकेट कैसे होगा। फोन नंबर अगर यहाँ पर हम अनाउंस कर देते हैं तो शायद वो लोग सुन के आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए शनु जी। आप फ़ोन नंबर बोल दीजिए सर, और जो हमारे दर्शक हैं वो एक बार को अगर ले लेंगे, और बाद में कमेंट बॉक्स में भी हम आपका नंबर डाल सकते हैं। अभी इमीडिएट मैं इस पे कैसे डाल सकती हूँ, हाँ, मैं इससे डाल इमीडिएटली नहीं आएगा, 2 पाऊंगी। मिनट में आपको आता है। तो एनीवे मैं नंबर बोल देता हूँ, हाँ जी, आप अपना और नंबर बोल दीजिए सर। आप उसको डाल दीजिएगा बेशक। तो मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 9999382365 है। 9999382365। तो संपर्क करना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। सर आप फिर से कभी नंबर मैं बोलिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपका नंबर लिख देती हूँ। ओके, डबल नाइन हाँ, डबल नाइन डबल नाइन डबल नाइन डबल नाइन थ्री एट थ्री टू थ्री एट 382 थ्री 65। 65। डबल उनतीस नाइन डबल तेईस नाइन 3823 65। 65। हाँ, 38 23। जी। ठीक है, मैंने सर आपका नंबर डाल दिया है, और आप जो बड़ा लोग आपसे टेक्नो कांटेक्ट सेवी करना है चाहेंगे। जी। आप बहुत टेक्नो सेवी हो गई है अभी। मुझे बड़ा खटपट लगता है, मुझसे होता नहीं है ये टेक्निकल वाला काम जो है ना, सोशल मीडिया, और मुझसे होता नहीं है ये। आप तो सीखना बड़ा पड़ता है सर, धीरे धीरे सब कुछ सीख लेते हैं। जब करना होता है कोई काम तो सीखना भी पड़ता है। अच्छी और अच्छी ये कॉल। जो हम बच्चों के लिए इतनी बातें कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के पीछे, बच्चे उनसे ही हम सीखते रहते हैं। तो जी ये बच्चों ने ही सिखाया है ऑनेस्टली। और जब हम करते हैं तो प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाती है और चीज़ें सीख लेते हैं। जी जी तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंच पे एक बार फिर से आपको ज़रूर बुलाना चाहूँगी। मेरे दिमाग में एक और टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं उस टॉपिक पे चर्चा करूँगी तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर आएंगे हमारे उस मंच पे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, आप आपके विचार से हमारे समाज को, हमारे परिवार को कुछ फ़ायदा हो, तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो बस आज धन्यवाद। का प्रोग्राम यही समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगी सर। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमारे सो बहुत मच। सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, और उन सब का भी मैं बहुत धन्यवाद और आभार करूँगी, क्योंकि उनके बिना हमारा ये प्रोग्राम अधूरा रहता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर एक बार आपका फिर से मेरा बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। जी थैंक यू नमस्ते थैंक यू। सर। नमस्कार।